जी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं कि क्या और कैसे चल रहा है। हम लोगों ने जितना सिलेबस पढ़ लिया ज़रा उसके बारे में हम लोग नज़र डालें। हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है और चौथे चैप्टर में हमारी 3 या 4 क्लासें और बची हुई हैं। मुश्किल से 3 क्लासें और बची हुई हैं, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए कि हमारे चैप्टर 4 कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आप लोगों ने कितने चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, याद रखना एक चीज़ कि चैप्टर 4 कंप्लीट होते ही हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट फर्स्ट है कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से। तो फिर बचेगा क्या? जब हमारी पहली यूनिट खत्म हो जाएगी तो हमारी यूनिट सेकंड शुरू होगी, और यूनिट सेकंड है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट सेकंड शुरू होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखिए एक चीज, जैसे ही हमारा चैप्टर 4 खत्म होगा मैं आप लोगों के लिए फिर से 2 दिन का गैप दूंगा, 2 डेज का गैप मिलेगा। और 2 डेज के गैप में आप लोगों को अपनी जो जो टॉपिकों में समस्याएं थी, जो जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़े वो समझ में नहीं आए, उनकी क्लासों को दोबारा देखना है। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं उसको आप दोबारा देख लोगे तो वो एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, जिस चैप्टर में जो टॉपिक आपसे छूट गया है उसको देखकर उसको कवर करना है। मतलब याद रखना एक चीज, जब हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो तो हम चैप्टर नंबर 5, और उसका नाम भी यही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 5 हम तब शुरू करेंगे जब आपके चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को 2 दिन का गैप देने का फैसला किया है। आप लोगों को 2 दिन का गैप मिलेगा। 2 दिन में आप लोग चारों चैप्टर्स में जो जो आपकी क्वेरीज बची हुई हैं, जो जो समस्याएं हैं, आप मेरी क्लासों को दोबारा देखकर उनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। कल की मेरी क्लास में आप लोगों ने संधारित्र पढ़ा था, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या कैसे पढ़ा था। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम लोगों को किसी भी चालक की धारिता बिना उसका आकार बढ़ाए बढ़ानी होती है। अब बिना आकार बढ़ाए उसकी धारिता कैसे बढ़ाएं? बिना आकार बढ़ाए उसकी धारिता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके आवेश Q को तो स्थिर रखते हैं, Q को नियत, और विभव को कम कर देते हैं। याद है आपको? तो विभव को कम करते ही आपके उस चालक की धारिता में क्या हो जाएगी? वृद्धि। फिर हम लोगों ने पढ़ा संधारित्र कितने प्रकार का होता है। संधारित्र 3 प्रकार का होता है। पहला समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र, तीसरा बेलनाकार संधारित्र। हमारे सिलेबस में 2 संधारित्र हैं, समांतर प्लेट और गोलीय। समांतर प्लेट संधारित्र हम लोग कल की क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं जिनका क्षेत्रफल होता है समान। पहली प्लेट पर जितना धनावेश होता है दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होता है। दोनों प्लेटों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया जाता है, तो बनी हुई युक्ति को हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, ठीक है। और जब समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण किया जाता है तो इसकी प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र एक समान, लेकिन प्लेटों के बाहर आवेशों का वितरण अलग अलग होने की वजह से विद्युत क्षेत्र असमान होता है। इसको कहते हैं उपांत प्रभाव। इसको क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव। समांतर प्लेट संधारित्र की जब हम लोगों ने धारिता ज्ञात की तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकली थी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो धारिता जो है वो प्लेटों की क्षेत्रफल के समानुपाती, प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अगर आप लोगों को किसी भी संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, प्लेटों के मध्य की दूरी को घटा दीजिए। याद रखिए आपके पंखे में जो कंडेंसर होता है वो एक समांतर प्लेट संधारित्र है। पंखे में जो कंडेंसर होता है वो एक समांतर प्लेट संधारित्र है। दूसरी बात, संधारित्र की धारिता और किस किस पर निर्भर करती है? आप लोग एक बात अच्छी तरह जानते हो, संधारित्र की धारिता निकली Q बराबर CV फॉर्मूले से। C यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक कभी भी उस फॉर्मूले में अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये कोई भी धारिता, किसी भी चालक की धारिता
उसको दिए गए आवेश और उसके विभव पर निर्भर नहीं करेगी। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। वो इस फॉर्मूले से आपको भ्रमित कर सकता है कि मैंने विभव को 2 गुना किया तो धारिता कितनी हो जाएगी। हम लोग सामान्य तौर पर सोचें तो C बराबर है Q/V। उसने कहा मैंने आवेश को 2 गुना किया तो धारिता नॉर्मली 2C हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी 2 रखते ही। लेकिन ऐसा नहीं है, धारिता कभी भी आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह याद रखनी है कि धारिता कभी भी आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। और किस पर निर्भर करती है? आपके पदार्थ की प्रकृति पर, आसपास के माध्यम पर। क्लियर है? माध्यम पर क्यों? क्योंकि अगर उसके आसपास एप्सिलॉन आर परावैद्युत अंक का माध्यम है तो आपको ये बताया गया है कि उस माध्यम में धारिता निर्वात में धारिता की एप्सिलॉन आर गुना होती है। निर्वात या वायु में धारिता की एप्सिलॉन आर गुना होती है। क्लियर है? ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग अपने टॉपिकों को आगे बढ़ाते हैं कि हमें अब आगे क्या पढ़ना है। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ी हम लोगों ने A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, अब उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर एक आसपास के माध्यम का प्रभाव पड़ रहा था। आसपास के माध्यम का प्रभाव, तो माध्यम की जगह पर अगर मैं संधारित्र के अंदर परावैद्युत माध्यम भर दूं, क्या भर दूं? परावैद्युत माध्यम, तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत माध्यम का प्रभाव। अब आप लोगों को ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A, उनके बीच की दूरी D, एक पर प्लस आवेश है, एक प्लेट पर जितना प्लस आवेश है दूसरी प्लेट पर उतना ही माइनस आवेश। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 6 7। ओके, अब इस संधारित्र में आपको परावैद्युत माध्यम भरना है। तो इसके 2 केस है, एक तो आप इसको पूरा परावैद्युत माध्यम से भर दीजिए और एक इसको आंशिक भरिए। सबसे पहला पॉइंट लिया मैंने कि जब परावैद्युत माध्यम संधारित्र में पूर्ण रूप से भरा हो। कैसा भरा हो? पूर्ण रूप से। तो इसमें परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है पूर्ण रूप से और उसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर। तो देखिए मैंने क्या भाषा लिखी है, एक संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A व प्लेटों के मध्य की दूरी D है, प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ है। क्लियर है? मैंने परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भर दिया। अब क्या होगा? धारिता कैसे निकलेगी? तो आपके संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, संधारित्र की प्लेटों के बीच में कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इन प्लेटों के बीच में टोटल कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए E बराबर एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन माध्यम भरा हुआ है तो एप्सिलॉन आर, ऐसे ही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आपको अच्छी तरह पता है माध्यम में जब भी विद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ और कौन आ जाता है? एप्सिलॉन आर, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये जुड़कर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, 2 से 2 कट गया तो विद्युत क्षेत्र निकला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तथा आपकी प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभव। ठीक है, तो V बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सामान्यतः E इंटू डी, विद्युत क्षेत्र और प्लेटों के बीच की दूरी है D, तो E इंटू डी। तो विभव निकालिए, E का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। क्या मैं सिग्मा की जगह पर Q अपॉन A नहीं लिख सकता? सिग्मा है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसका मान होगा Q अपॉन A, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। ये विभव निकल कर आ गया। अब आपको पता है क्या करना है। तो संधारित्र की धारिता बताइए C बराबर Q अपॉन V। Q अपॉन V का मान लिखिए Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। Q से Q कट गया तो C बराबर ऊपर पहुंच गया A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी।
तो अतः संधारित्र में परावैद्युत माध्यम, संधारित्र में परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरे होने पर आपके संधारित्र की धारिता, पूर्ण रूप से भरे होने पर संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन डी। तो माध्यम के लिए क्या मैं M यूज कर सकता हूँ, मीडियम? तो आप ही बताइए, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को क्या मैं केवल C लिख सकता हूँ, निर्वात या वायु में धारिता इंटू एप्सिलॉन R। बोलिए, आप एक बात बताइए, आप लोगों ने जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी तो पैटर्न यही था सेम, ठीक है? वहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अंतर ये था कि जब आप लोगों ने वो धारिता ज्ञात की थी समांतर प्लेट संधारित्र की, तो प्लेटों के मध्य में केवल वायु या निर्वात की कल्पना की थी, केवल वायु या निर्वात की, तो वहां पर केवल एप्सिलॉन नॉट चला था। अब आपकी प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात नहीं, एक परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ और कौन चल रहा है, एप्सिलॉन R। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। फिर विभव ज्ञात किया उसी तरह, V बराबर E इंटू डी। ई का मान, ई में सिग्मा का मान मैंने लिख दिया क्या, चूंकि सिग्मा बराबर आपका Q अपॉन A, क्लियर? तो सिग्मा का मान लिखा Q अपॉन A, तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू डी। फिर धारिता का वही फॉर्मूला उसी तरह यूज किया, Q अपॉन V, Q से Q कट गया, तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन डी। ऑल राइट। इस तरह आप लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की, कब? जब आपके उस प्लेटों के मध्य में परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो पैटर्न तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने जैसा ही है, पूरा डेरिवेशन वैसा ही है, बस एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R है। अब मैंने यहाँ पर जो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह पर C नॉट लिखा है, तो CM बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन R। तो जहाँ आपने C नॉट की जगह पर किसको लिखा है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये है आपके निर्वात या वायु में संधारित्र की धारिता, निर्वात या वायु में संधारित्र की धारिता। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह आप लोगों ने एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की जब परावैद्युत माध्यम उसकी प्लेटों के मध्य में पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। कठिन नहीं है, पहले जो डेरिवेशन कराया है सेम वैसा ही है। तो आप लोगों को ये कर लेना चाहिए कि वो याद किया तो ये याद हो गया, या ये याद किया तो वो याद हो गया। एक को ढंग से समझ लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोगों को ये यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, फिर मैं अगले पॉइंट पर आगे बढ़ रहा हूँ, फटाफट नोट कीजिए। चलिए, कैसे किया है वो अच्छी तरह पता है। प्लेटों के मध्य में परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाला, उसके बाद विभव निकाला, फिर फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर? चलिए, अब आप लोगों को ये लिख लेना है। इसको लिखने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम सबसे पहले अब करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोगों ने निकाली कब, जब उसकी प्लेटों के मध्य में परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ था। ठीक है? तो अब हम लोग दूसरा केस करने वाले हैं। तो दूसरा केस क्या है और कैसे होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। और मैं एक चीज बता दूं बच्चों को कि जब भी बच्चे कोई भी क्लास देखें तो हमेशा ईयरफोन कानों में लगाकर देखें। कहीं ऐसा ना करें फोन रख दिया, आपकी आवाज़ खुले मोबाइल के माइक से चल रही है ना, उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप लोग ईयरफोन लगाकर सुने या हेडफोन यूज करें। अगर किसी के पास हेडफोन या ईयरफोन नहीं है, सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वो कैसे भी देख सकता है। आवाज़ माइक से देख लीजिए, फ़ोन की आवाज़ चलने दीजिए। लेकिन अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन अवेलेबल है तो आप लोग वही यूज करें, क्योंकि उससे हमारे माइंड में कंसंट्रेशन बनता है। ठीक है बच्चों? तो हमेशा अगर संभव हो तो ईयरफोन या हेडफोन ही यूज करें। दूसरा केस है, अब हम लोग दूसरे केस की बात करने वाले हैं। और दूसरा केस क्या है, जब परावैद्युत माध्यम संधारित्र में पूर्ण रूप से नहीं, अब हम करेंगे आंशिक रूप से। जब संधारित्र में परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से, तो देखिए
जब परावैद्युत माध्यम संधारित्र में आंशिक रूप से भरा हो। ठीक है, अब भाषा में क्या बदलाव आएगा। एक संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a व प्लेटों के मध्य की दूरी d है, इसकी प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का कोई, तो देखिए अब इसमें केवल इतना चेंज आएगा, एप्सिलॉन r परावैद्युतांक की कोई परावैद्युत सीट रखी हुई है, परावैद्युत सीट रखी हुई है। एक परावैद्युत सीट रखी हुई है आपके समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर। कैसे, ये आपका एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ओके, इसमें पहले प्लेट का क्षेत्रफल a, दूसरी प्लेट का क्षेत्रफल भी a, प्लेटों के मध्य की दूरी d, प्लेटों के मध्य की दूरी d। ऑल राइट। अच्छा, पहली प्लेट पर धनावेश और दूसरी प्लेट पर ऋणावेश। ओके, अब हम लोगों ने पिछले टॉपिक में क्या किया था, परावैद्युत माध्यम को पूरी तरह भर दिया था, पूरा कंप्लीट। अब हमें पूरा नहीं भरना। मैंने एक परावैद्युत सीट रख दी। क्या रख दी, परावैद्युत सीट। मैंने एक परावैद्युत सीट रख दी जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r और परावैद्युत सीट की मोटाई है t। कितनी, t, और प्लेटों के बीच की दूरी है d। ओके, तो एप्सिलॉन r परावैद्युतांक की कोई परावैद्युत सीट रखी हुई है जिसकी मोटाई स्मॉल t है, स्मॉल t है। तो आगे बढ़ते हैं। एक संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है व प्लेटों के मध्य की दूरी d है, इसकी प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r परावैद्युतांक की कोई परावैद्युत सीट रखी है जिसकी मोटाई t है। अब हम लोगों ने परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से नहीं भरा, केवल आंशिक रूप से एक सीट रख दी। अब सोचिए, इस सीट के अलावा इस खाली जगह में और इस खाली जगह में तो निर्वात वायु ही है, इस सीट के अलावा इस जगह में और इस जगह में तो निर्वात वायु है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभव। अब आप लोगों को टोटल विभव फाइंड आउट करना है डायरेक्ट। देखिए, थोड़ा सा जब कंडीशन बदली तो डेरिवेशन करने का तरीका बदलेगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एक चीज को बड़े आराम से क्लियर करके समझाया जाएगा। संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत सीट रखी है टी मोटाई की, तो परिणामी विभव ज्ञात करेंगे हम लोग टोटल। तो देखिए, यहाँ पर एक तो है आपका माध्यम, तो माध्यम में विभव, आपकी जो परावैद्युत सीट रखी है इसमें विभव, और दूसरा खाली जगह बची हुई है निर्वात की, तो निर्वात में विभव। ऑल राइट। अब माध्यम में विभव निकालेंगे तो ई एम भाई V बराबर क्या होता है, चूंकि V बराबर E इंटू डी ये होता है। अब जब V बराबर E इंटू डी होता है तो हमें VM लिखेंगे, तो विद्युत क्षेत्र EM, और उस माध्यम की मोटाई क्या है, जैसे पिछले टॉपिक में माध्यम की मोटाई थी d, अब यहाँ पर जो परावैद्युत सीट है उसकी मोटाई क्या है t, तो इस d के लिए यहाँ पर माध्यम के लिए क्या आएगा t, निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र E नॉट, और आपके अब निर्वात की दूरी कितनी बची, पूरा निर्वात था पहले d, उसमें t मोटाई की परावैद्युत सीट रख दी। ठीक है, तो t दूरी तक तो माध्यम ही माध्यम हो गया। अब शेष कितना पर निर्वात बचा या वायु, निर्वात या वायु बचा, इस d में से t हट गया तो d माइनस टी, क्या बच गया आपका d माइनस टी। दोबारा समझिए, परिणामी विभव अब दो चीजों में होगा, एक तो निर्वात के कारण निर्वात में, और दूसरा आपके इस परावैद्युत सीट के माध्यम में। माध्यम में विभव के लिए विद्युत क्षेत्र माध्यम में, और माध्यम की मोटाई है t। ठीक है, संधारित्र की चौड़ाई है d, उसमें से t मोटाई का माध्यम है, तो निर्वात कितना बच गया d माइनस टी। फॉर्मूले का पैटर्न यही चल रहा है, और निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र E नॉट। अब आगे कैलकुलेट करें, चलिए। V बराबर मान रखने पर, आप लोग अच्छी तरह जानते हो यहाँ पर क्या मान रखने हैं, तो मान रखने पर V बराबर माध्यम में विद्युत क्षेत्र बोलिए क्या होगा, Q अपॉन
ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, माध्यम में विद्युत क्षेत्र Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या फिर ये लीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यस, इनटू में टी प्लस निर्वात में केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। और यहां पर क्या है, डी माइनस टी। आगे बढ़िए, v बराबर, ऐसा करिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को आप लोगों ने कॉमन ले लिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बच गया, टी अपॉन एप्सिलॉन आर, टी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी, प्लस डी माइनस टी। तो v बराबर सिग्मा का मान क्या मैं q अपॉन ए लिख सकता हूं, तो q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ऐसा करिए डी माइनस टी को पहले लिखिए, तो डी माइनस टी को पहले लिखा प्लस में टी अपॉन एप्सिलॉन आर, तो डी माइनस टी को पहले लिखा प्लस में टी अपॉन एप्सिलॉन आर। आगे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी, अब देखिए माइनस टी को मैंने कॉमन लिया, इस पूरे स्टेप में से माइनस टी को कॉमन लिया, या फिर चलिए मैं अभी नहीं लेता, ये आपका विभव आ गया, ठीक है। तो इस अवस्था में, तो इस अवस्था में आपके संधारित्र की धारिता, तो इस अवस्था में संधारित्र की धारिता C बराबर बोलिए Q अपॉन V, तो Q अपॉन V का मान लिखिए, V का मान है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। Q से Q कट गया, Q से Q कट गया, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ पर पहुंच गया, ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पुनः C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब देखिए डी, मैंने इन दोनों स्टेप में से माइनस टी को कॉमन लिया, इन दोनों स्टेप में से किसको कॉमन लिया, माइनस टी को। अब मैंने इन दोनों स्टेप में से माइनस टी को कॉमन ले लिया, तो आपका माइनस टी, जब माइनस टी में से कॉमन आया तो एक, प्लस में से माइनस कॉमन आया तो माइनस, टी कॉमन आ गया तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ऑल राइट, ठीक है। एक बार फिर देखिए, इन दोनों में से माइनस टी को कॉमन लिया, तो माइनस टी में से माइनस टी कॉमन आया तो एक, प्लस में से माइनस कॉमन आया तो माइनस, टी कॉमन आ ही गया तो क्या बच गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर। तो अतः संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत शीट टी मोटाई की अर्थात आंशिक हो, अर्थात क्या हो, आंशिक हो, तो आपकी धारिता का क्या फॉर्मूला निकला, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी और 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। आपकी ये संधारित्र की धारिता निकली। क्लियर है। तो आप लोगों को इसे एक बार पढ़ना है, क्योंकि मैं इसको फिर दोबारा आप लोगों के लिए समझाने वाला हूं, तो समझिए इसको। आप लोगों को संधारित्र की धारिता निकालनी है तब जब परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हो। मैंने संधारित्र की प्लेटों के बीच में टी मोटाई की कोई परावैद्युत शीट रख दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो चीजें हो गई, संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक तो निर्वात है और दूसरा ये माध्यम है। तो परिणामी विभव, माध्यम का विभव और निर्वात में विभव। माध्यम में विभव EM इंटू माध्यम की मोटाई है T, और निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र E0, और निर्वात कितना बच गया, D में से T मोटाई तो माध्यम ही है, तो D माइनस टी बच गया। अब EM का मान लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू में T, E0 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया तो डी टी बटे एप्सिलॉन आर, फिर D माइनस टी बचा। D माइनस टी को पहले और इसको बाद में लिख दिया। ओके। अब धारिता निकालनी है तो C बराबर Q अपॉन V का फॉर्मूला यूज किया। एक चीज गौर कीजिए, हमारे धारिता निकालने का पैटर्न एक जैसा है। सबसे पहले हमें विभव ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, विभव।
और विभव ज्ञात करके फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं C बराबर Q अपॉन V। तो Q से Q कट गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R। तो यहाँ से इन दोनों में से मैंने माइनस टी को कॉमन लिया, तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R बचेगा। संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हो, कैसे भरा हो? आंशिक रूप से। क्लियर है? तो इस तरह हम लोगों ने धारिता निकाली। अब आप लोगों को ये फिर से दूसरा पॉइंट डाल के यहाँ से और यहाँ तक नोट करना है। अब छोटा सा पॉइंट रह गया, उसको क्लियर कराता हूँ, इसको फटाफट नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया है, अन्यथा आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, और अगर मैं फिर आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग रिवीजन वीडियो देखकर करें, ना कि नोट्स पढ़कर, क्योंकि नोट्स पढ़ने के साथ साथ अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा और एक एक चीज आसानी से क्लियर होती चली जाएगी और आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं। हमें पता है किस तरीके से आप लोगों के लिए बेस्ट एजुकेशन मिल सकती है, तो हमारी बात माने। जब भी रिवीजन करना हो वीडियो देखें, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो देखें, तब नोट्सों पर जाएं। ठीक है बच्चों? तो चलिए, क्योंकि याद रखिए नोट्सों में हम बहुत कम लिखाते हैं, समझाने में बोलते हम बहुत ज़्यादा हैं। एक टॉपिक में अगर हम 1000 वर्ड बोलते हैं समझाने में, तो लिखाने में आपके मुश्किल से 400 वर्ड आते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आप लोगों के लिए नोट्स से ज़्यादा हम लोग जो समझाते हैं, जो बोलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ध्यान से सुने। अब तीसरा केस, यदि संधारित्र में विभिन्न मोटाई की, संधारित्र में विभिन्न मोटाई की परावैद्युत शीट रखी हो, आपके विभिन्न मोटाई की परावैद्युत शीट रखी हैं, तो पहले भाषा लिखता हूं फिर मैं क्लियर समझाऊंगा आपको। माना एक समांतर प्लेट, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र में क्रमशः, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र में क्रमशः T1 T2 T3 डैश 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 Tn मोटाई की परावैद्युत शीट रखी हैं, की परावैद्युत शीट रखी हैं, जिनके परावैद्युतांक, भाई हर शीट का अलग परावैद्युतांक होगा, जिनके परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 डैश 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 एप्सिलॉन Rn हो। ठीक है? देखिए, एक संधारित्र है, प्लेटों के बीच की दूरी है d, प्लेटों का क्षेत्रफल है a, पहली प्लेट पर जितना धन आवेश है, कितना है? 8 आवेश है, उतना ही ऋण आवेश होगा। क्लियर? अब इसमें आप लोगों ने परावैद्युत शीटें रखी, आप लोगों ने परावैद्युत शीटें रखी। देखिए, पहली शीट की मोटाई T1, दूसरी की T2 और तीसरी की T3, और लास्ट में जो NV शीट है उस NV शीट की मोटाई Tn। ओके, इनके परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 से लेकर एप्सिलॉन Rn है। क्लियर है? एप्सिलॉन R और n। ऑल राइट, आप लोगों के लिए इसके डेरिवेशन नहीं करना है, आप लोगों को इसे वैसे ही समझना है। देखिए, मैंने अभी धारिता निकलवाई थी, जब परावैद्युत शीट रखी हो तो उसकी धारिता का फॉर्मूला था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी 1 और D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ओके, अब तो संधारित्र की धारिता, इस अवस्था में संधारित्र की धारिता क्या होगी? C बराबर, फॉर्मूला वही चलेगा, अंतर क्या है? वहां पर एक सीट थी, यहां पर n सीटें हैं। तो देखिए, नीचे प्लेटों के बीच की दूरी है d, तो d रहेगी, लेकिन अब सोचिए यहाँ पर t है, यहाँ पर क्या है? t, और यहाँ पर कई सारी सीटें हैं जिनकी मोटाई T1 T2 T3,
तो टोटल परावैद्युत माध्यम की मोटाई कितनी रही, क्योंकि ये परावैद्युत माध्यम की मोटाई थी टी, तो अब परावैद्युत माध्यम की मोटाई कितनी रही, तो उसके लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn, यही होगा। टोटल परावैद्युत माध्यम की मोटाई कितनी होगी, यहाँ पर टी थी इसके लिए, तो यहाँ पर मोटाई निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कई सारी सीटें हैं, ठीक है। प्लस अब देखिए, अब है टी बटे एप्सिलॉन आर, तो अगर पहली सीट के लिए बात करेंगे तो T1 बटे एप्सिलॉन R1, दूसरी सीट के लिए बात करेंगे T2 बटे एप्सिलॉन R2, तीसरी सीट के लिए बात करेंगे T3 बटे एप्सिलॉन R3 और Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ऑल राइट, Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, क्लियर। देखिए दोबारा फॉर्मूला यही है परावैद्युत माध्यम के लिए कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। आप लोगों को टी के जगह पे सभी सीटों की कुल मोटाई तो T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेकर Tn तक, और इस स्टेप के लिए पहली सीट के लिए T1 बटे एप्सिलॉन R1, T2 बटे एप्सिलॉन R2, ऐसे n सीटों तक। ओके, अब देखिए तो फॉर्मूला हो गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया कि इस संधारित्र की टोटल धारिता कितनी है। लेकिन यदि अगर मैं ये कह दूं कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn बराबर D हो, अब ये D हो इसका मतलब क्या है कि आपकी ये जो परावैद्युत सीटें हैं पूरे संधारित्र में पूर्ण रूप से भरी हुई हैं, पूरे संधारित्र में पूर्ण रूप से भरी हुई हैं, और पूर्ण रूप से भरी हुई है यानी संधारित्र पूरी तरह से परावैद्युत माध्यम से भरा हुआ है जिसमें अलग अलग परावैद्युतांक के परावैद्युत सीटें हैं। तो इस अवस्था में धारिता का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस इस सब की जगह पर डी प्लस यहाँ पर क्या बचेगा T1 बटे एप्सिलॉन R1, T2 बटे एप्सिलॉन R2 और लास्ट में Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। डी से डी कट गया तो धारिता का फॉर्मूला क्या निकला, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन आपका T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डैश 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ये धारिता का फॉर्मूला निकला। हालांकि ये तीसरा केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल ये समझाने के लिए बताया जाता है कि अगर एक परावैद्युत सीट की जगह पर एक से ज्यादा परावैद्युत सीटें रखी हो तो क्या हो सकता है। तो अगर एक से ज्यादा परावैद्युत सीटें रखी हैं तो आपके फॉर्मूले में टी की जगह पर सभी सीटों की कुल मोटाई और वहां पर T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 ऐसे चलेगा। अगर मान लीजिए कि इन T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 Tn बराबर D हो तो इसकी जगह पर D लिखा तो D से D कट गया तो फॉर्मूला ये आया, क्लियर है। अब यहाँ पर आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये कंप्लीट हो गया। ओके, जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीट, अब चलेगा गोलीय संधारित्र। उससे पहले आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं, तो आप लोगों को देखिए ये यहां से और यहां तक लिखना है, ऑल राइट। तो आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत माध्यम का कहां कहां और कैसा प्रभाव होता है वो सब आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी तरह से क्लियर कर लिया। और क्लियर करने के बाद अब इनके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए और आप लोग मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हो, हमें आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, इसके लिए हम आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि बच्चे हमारी क्लासों से रेगुलर जुड़े हुए हैं, हमारी बात भी मानी है कि वो क्लासें पूरी देखते हैं कंप्लीट और देखते हुए अपनी पढ़ाई को रेगुलर बना रहे हैं। हमें खुशी है इस बात की और हम दिल से आभार भी व्यक्त करते हैं आप सब लोगों का, सभी विद्यार्थी वर्ग का और खासकर उनके गार्जियंस का कि उन गार्जियंस ने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो बच्चे टीचर्स की बात सुनते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग एक संस्कारी बालक हैं और आपको लगता है कि आपके परिवार ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं तो उस बच्चे की एक ही पहचान होती है कि वो अपने टीचर्स की बात हमेशा मानता है बिना अपना ज्ञान लगाए। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से देख लेंगे,
हमें क्या अच्छा लगता है, कैसे क्या करना है, लेकिन ऐसा उचित नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है कि हम आप जैसे बच्चों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित। तो एग्जाम्पल करते हैं सबसे पहले। तो एग्जाम्पल नंबर 4.9। ऑल राइट, देखिए कुछ मैं यहाँ पर क्लास में जितने संभव है आप लोगों के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो बचेंगे वो चैप्टर के लास्ट में आपको करा दिए जाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 4.9 है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी, प्लेटों के मध्य की दूरी 1 mm है, संधारित्र को 120 वोल्ट विभव दिया गया, 120 वोल्ट विभव दिया गया, और विभव देने पर उसमें संचित आवेश आपका 0.12 माइक्रो कूलम है। तो प्लेटों के मध्य भरे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलो तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, 1 mm को 10 की पावर -3 मीटर। ये तो 120 वोल्ट ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 0.12 माइक्रो कूलम को 10 की पावर -6 कूलम। आप लोग जानते हो ना इस अवस्था में धारिता C बराबर क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। आप लोगों को एप्सिलॉन R ज्ञात करना है, तो C का भी फॉर्मूला लिख दीजिए Q अपॉन V, Q अपॉन V, क्योंकि Q और V दोनों दे रखे हैं। तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। ऑल राइट, तो यहाँ से एप्सिलॉन R का मान निकालिए, तो Q इंटू D अपॉन V इंटू A एप्सिलॉन नॉट, V इंटू A एप्सिलॉन नॉट। आपको सबके मान रखने हैं। फॉर्मूला C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, क्यों? क्योंकि एक परावैद्युत माध्यम भरा हुआ पूर्ण रूप से एक संधारित्र में, तो जब संधारित्र में परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो तो धारिता का फॉर्मूला यही होता है। C का मान रख दिया Q अपॉन V, और यहाँ से एप्सिलॉन R हमें ज्ञात करना है। Q का मान हमारे पास है, D का मान हमारे पास है, V का मान हमारे पास है, A का मान हमारे पास है, और एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ऑल राइट, आपको ये लिखना है, सारे मान रखने हैं और कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना है। एक क्वेश्चन और करना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 4.10। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर 2.12 गुणा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, प्लेटों के मध्य की दूरी D बराबर 0.01 मीटर, प्लेटों के मध्य में 6.6 mm की सीट रखी, 6 mm, 6 गुणा 10 की पावर -3 मीटर, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है 3, संधारित्र की धारिता। अब गौर करिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एक संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है 0.1 mm यानी 10 सेंटीमीटर, और उनके बीच में जो परावैद्युत सीट रखी है वो 6 mm की है। 10 सेंटीमीटर में 6 mm आंशिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अवस्था तब की है जब परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हो। तो धारिता का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R, D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R। अब आपको बताइए कि सारे मान है या नहीं है। A का मान ये रहा, एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते हो, D का मान 0.01 मीटर, T का मान ये रहा, T का मान ये रहा, और एप्सिलॉन R का मान कितना दे रखा है 3, कितना 3। तो सारे मान रख के आपको इसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना है, और आंसर निकाल के याद रखिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे वीडियो को फिर दोबारा देखें तुरंत। जो क्लास आज पढ़ रही है उसको आज ही कंप्लीट करना है, चाहे वीडियो को 2 बार देखना पड़े। हालांकि ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं होगी, फिर भी होती है तो देखने में झिझके नहीं, दोबारा देखें और अच्छी तरह पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और हंसते रहें। बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग अच्छी तरह से पढ़िए, ढंग से मेहनत करिए। आप लोग सारे टॉपिकों को ध्यान से धीरे धीरे देखिए और एक एक चीज़ पर ध्यान बनाते हुए अपने सिलेबस को आगे बढ़ाइए। हमारा सिलेबस अब काफ़ी हो चुका है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन के समय का पूरा उपयोग हमें करना है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अब आप बताइए कि आप अपनी तरफ से कितनी मेहनत करोगे, ठीक है। और याद रखना बच्चों,
कि जब भी आपको ऐसा लगे ना कि ये चीज़ हम कैसे करेंगे, ये चीज़ हम कैसे करेंगे, हमसे ये चीज़ कैसे होगी, हमें कभी कभी लगता है कि यार हमें इतना कुछ पढ़ना है, हम कैसे पढ़ेंगे यार, जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो बच्चे अपने मन में ये सोचते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी काम हो, पढ़ाई का हो, चाहे वो आपके कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने का हो, जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि साहब हमसे ये काम नहीं होगा, कैसे होगा, तो उन बच्चों के लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहूँगा आज की क्लास में लास्ट। तो देखिए सुनिए, 4 लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि आज फिर हमारे खिलाफ एक साजिश हुई, आज फिर हमारे खिलाफ एक साजिश हुई, सारे शहर को छोड़ हमारे ही घर पर बारिश हुई। आज फिर हमारे खिलाफ एक साजिश हुई, सारे शहर को छोड़ हमारे ही घर पर बारिश हुई। उन बादलों ने सोचा है कि हमारा मिट्टी का घरौंदा मिटाना है, उन बादलों ने सोचा है कि हमारा मिट्टी का घरौंदा मिटाना है, पर हमने भी ये ठाना है कि उन्हीं बादलों में जाके अपना आशियाना बनाना है। हमने भी ये ठाना है कि उन्हीं बादलों में जाके अपना आशियाना बनाना है। जिस इंसान का जुनून, जिस इंसान के निश्चय, निर्णय, लक्ष्य दृढ़ होता है, वो इंसान, वो बच्चा कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकता, ना वो कभी भी किसी चीज़ से हार मानता है। अरे हम हार क्यों माने, एक इंसान ही तो एक ऐसा जीव है इस पूरी दुनिया में जिसने सब कुछ ईजाद किया है, मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स। हम लोग कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स 1 सेकंड में कई करोड़ गणनाएं करता है, लेकिन वो बनाया किसने, इस इंसानी दिमाग ने। तो इस इंसानी दिमाग से ऊपर कुछ नहीं है, बस हमें अपने क्षमताओं पर पूरा यकीन लाना है कि हम ये भी कर सकते हैं। जब हमें अपनी क्षमताओं पर यकीन नहीं होता तब हमें ऐसा लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। खुद पर पूरा विश्वास रखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। तो खुद पर पूरा भरोसा रखिए, दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्य की ओर सीधी नज़र बनाए रखिए कि आपको 12th क्लास में मेरिट लानी है, 12th क्लास में फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, 100 से 99 नहीं चलेगा। तो सोचिए पूरा साल आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, और हम आशा करते हैं कि ऊपर वाला आपको इतनी शक्ति दे कि आप मानसिक तौर पर इतने स्वस्थ हो जाएं कि आप लोगों को कोई भी चीज़ मानसिक रूप से व्यथित नहीं कर सके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद एंड जय श्री राम।